एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये मिडीवल का मतलब क्या है, एंशिएंट का मतलब क्या है और मॉडर्न का मतलब क्या है। हालांकि ये हमने पिछले लेक्चर में कवर अप कर लिया था, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो एंशिएंट हिस्ट्री टॉक्स अबाउट द एंशिएंट, सबसे पुरानी जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आता है मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल पीरियड वो जहाँ पे मतलब ना तो ज़्यादा मॉडर्न हुआ हमारा जो कंट्री है और ना ही कुछ एंशिएंट चीज़ें जो थी वो अब कम यूज़ होने लग गई और थोड़ा थोड़ा मतलब मॉडर्नाइज होने की तरफ जा रहा था, लेकिन मॉडर्न हुआ नहीं था। एंड द लास्ट जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है हमारा मॉडर्न पीरियड, जहाँ पे हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं मेनली। जब हमारा जो कंट्री है वो वेस्टर्नाइज होना शुरू हो गया था, मॉडर्नाइज होना शुरू हो गया था, उस पीरियड, उस टाइम को हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री वाला पीरियड। सो ब्रिटिशर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक टर्म यूज़ होता है, दैट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल वो पीरियड है जब हमारी कंट्री के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, जब क्या था, लोगों के पास इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था और काफ़ी सारे राइट्स जो हमारे पास आज के टाइम पे हैं वो भी नहीं थे, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था, मतलब सब कुछ ब्रिटिशर्स के ही अंडर था, उनकी ही हम कॉलोनी बने हुए थे। तो उस टाइम को हम एक टर्म से बोलते हैं, दैट इज़ कॉलोनियल पीरियड। सो कॉलोनियल का मतलब हो गया ब्रिटिश पीरियड, सिंपल। तो जब किसी दूसरे पर्सन का सब्जुगेशन हुआ था, किसी दूसरे पर्सन मतलब हमारे ऊपर रूल कर रहा था, उससे काफ़ी सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो ये जो चेंजेस हैं उनको हम बोल सकते हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड हो गया जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और कॉलोनाइजेशन क्या हो गया, वो जो चेंजेस हो रहे थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चेंजेस जो भी हो रहे थे ब्रिटिशर्स के रूल के कारण, उनको हम कॉलोनाइजेशन के तौर पे पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, लिखते हैं, तो वो कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ करते हैं, उन्हें कहाँ से पता चलता है लास्ट 250 सालों के बारे में। सो सबसे पहले हमारे पास ब्रिटिश ऑफिशियल्स के कुछ रिकॉर्ड्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि हमें उस टाइम के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उस टाइम के और लोगों की लाइफ के बारे में पता चलता है उनके रिकॉर्ड्स से। और हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी अगर हम नोटिस करें तो, जो ब्रिटिशर्स थे वो लिखने पे ज़्यादा फोकस करते थे। उनके हिसाब से मतलब सारी की सारी पॉलिसीज़ रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, सारी पॉलिसीज़, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क्स, सब कुछ जो भी उनका काम होता था, लाइफ जैसी भी थी, जो भी चीज़ें थी उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें हमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड्स में मिलती हैं, क्योंकि उस टाइम जो लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो बिलीव करते थे राइटिंग में, मतलब सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। एंड उस टाइम के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स होते थे उनको प्रिजर्व करना ब्रिटिशर्स इंपॉर्टेंट समझते थे। दैट वाज नेसेसरी फॉर देम टू प्रिजर्व ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड द लेटर्स ऑफ दैट टाइम। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे के सारे जो पेपर वर्क थे, उनको एक जगह इकट्ठा कर देते थे। ठीक है, एक जगह रिकॉर्ड सारे असेंबल करके, फिर जब हम अब हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हीं रिकॉर्ड्स को देखते हैं। इन रिकॉर्ड्स को हम बेसिकली आर्चिव्स कह सकते हैं। कुछ ऐसी जगह होती थी जहाँ पे उनको स्टोर किया जाता था, दे वर कॉल्ड आर्चिव्स। और जैसे म्यूजियम वगैरह होते हैं जहाँ पे हमें हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड म्यूजियम। ऐसे ही रिटन फॉर्म वाली जो हिस्ट्री होती है, मतलब जो लेटर्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी पेपर वर्क होता है, वो हिस्ट्री से रिलेटेड, वो हमें आर्चिव्स में कलेक्टेड मिलता है। सो दीज आर आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स। पहले के टाइम के हिस्टोरियंस क्या करते थे कि जो भी हमें आर्चिव्स वगैरह मिले हैं उनको सेम टू सेम कॉपी करते थे, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंट तो था नहीं, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह कुछ था नहीं। तो पहले के टाइम के हिस्टोरियंस उन जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, आर्चिव्स थे, उनको लेके और उनको एज इट इज़ कॉपी करते थे, खुद लिख के। और इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जैसे जैसे प्रिंट मीडिया का मतलब डेवलपमेंट हुआ, उसका इनोवेशन हुआ, वो ग्रो किया, तो क्या हुआ, वो मतलब जो लिखने का जो काम था वो प्रिंटेड फॉर्म में होने लग गया। जो हमारी हिस्ट्री है वो हमें प्रिंटेड फॉर्म में देखने को मिलने लगी। अब कॉलोनियल पीरियड में या ब्रिटिश पीरियड में सर्वे वाला सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। अब ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि एक कंट्री जब ही डेवलप कर पाएगा जब सारी की सारी चीज़ें उसके रूलर के अंडर होंगी, उसके सुपरविजन के अंडर होंगी। मतलब किसी भी कंट्री को रूल करने से पहले उस पूरे कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम उसके हर एक पार्ट के बारे में पता होगा। उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपने रूल्स बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसको अच्छे से रूल कर पाएंगे। सो दैट वाज द थिंकिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस टाइम पे सर्वे वाला सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था। ये जो बेसिकली ये रिकॉर्ड्स हैं, ये हमें वो ही सारी चीज़ें बताते हैं जो ऑफिशियल्स सोचते थे, जो ऑफिशियल्स करते थे। इट डजेंट मीन कि सारी की सारी चीज़ें हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड्स हमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऑफिशियल्स लिखते थे, और ऑफिशियल्स जो सोचते थे वो लिखते थे। तो इसीलिए हम पूरी तरह इन रिकॉर्ड्स पर रिलाय नहीं कर सकते। अब अगर हमें और भी चीज़ें पता करनी है, ये जो ऑफिशियल्स लिखते थे, सोचते थे, बोलते थे, इसके अलावा जैसे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इन रिकॉर्ड्स में हमें नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें देखने के लिए, ढूंढने के लिए हमें और भी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे उस टाइम पे कुछ और लोगों ने भी कुछ चीज़ें लिखी होंगी, कुछ रिकॉर्ड्स रखे होंगे, कुछ की मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगी, कुछ ना कुछ राइटिंग्स हमें दूसरे लोगों की भी देखनी पड़ती है। मेन हो सकता है कि जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल, उनमें कुछ एजुकेटेड कॉमन पीपल हों, उन्होंने कुछ उस टाइम के बारे में लिखा हो, तो उस चीज़ को भी हमें देखना पड़ता है। हम पूरी तरह इन रिकॉर्ड्स पर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड्स हैं, तो वो जैसा सोचेंगे, जैसा चाहेंगे, जैसा लिखेंगे, वो ही हमें इन रिकॉर्ड्स में मिलेगा। बाकी अगर और भी चीज़ें हुई तो हमें पता नहीं चलेगा। ये था हमारे क्लास 8th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर,
हाउ व्हेन एंड वेयर। सेकंड चैप्टर है हमारा ट्रेड टू टेरिटरी। अब ट्रेड से स्टार्ट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके बाद अपनी खुद की टेरिटरीज़ कैसे कैसे बनाई, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर उसने रूल करना शुरू किया, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री को उसने अपने अंडर ले लिया। तो ऐसा धीरे धीरे करके वो कैसे ग्रो कर रही थी, उस चीज़ के बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दैट वाज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री।